नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक रामकृपाल सिंह जी। और हम आज चर्चा करेंगे कि आज जो एक नए नवेले गठबंधन का नाम रखा गया है, बड़ा दिलचस्प नाम रखा गया है, इंडिया। अपने आप में ये दिलचस्प नाम है। हालांकि इंडिया एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका एक बड़ा सा लंबा सा नाम रखा गया है, और ये जो लंबा सा नाम है ये है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जो इस गठबंधन के कट्टर समर्थक भी होंगे, उनसे 4 दिन बाद अगर आप पूछेंगे कि आप अचानक पूछ लीजिए कि आप अपने गठबंधन का पूरा नाम बताइए, एक सांस में पढ़ के, मतलब बिना याद किए, बिना अटके, बिना रुके, तो शायद बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाएंगे। लेकिन इस्तेमाल क्या किया जाएगा, वो है शॉर्ट फॉर्म इंडिया। और यही इसका मकसद है, ताकि ये लड़ाई जो है वो एनडीए बनाम इंडिया की दिखे। और ये लड़ाई जिस तरफ ले जाना चाहता है विपक्ष, या कहें कि भाजपा विरोधी दलों का गठबंधन, क्या लड़ाई उस रूप में रंग लाएगी और इसके निहितार्थ क्या होंगे, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ सतीश के सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो पूर्व संपादक हैं जी न्यूज के। सतीश जी, आपका कैमरा अभी ऑन नहीं है, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सतीश जी, आप अरे वो सुन ही पा नहीं रहे हैं है। तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जी। रामकृपाल सिंह जी, पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहूंगा। जी जी जी। इंडिया, ये नाम रख करके ये विपक्षी दलों के जो सूत्रधार हैं या सिरमौर हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इस नाम को लेकर के इतना ज्यादा मेरे अंदर नहीं है जितना आज लोगों को लग रहा है। देखिए, एक बात आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, बेटा स्पेशली, तो सोहर गाया जाता है। वो बाद में चाहे जो भी निकले, जैसा भी बने, रहे, जिए नहीं, लेकिन सोहर जरूर गाते हैं और ये मानते हैं। तो ऐसे ही होता है कि नाम रखा गया है। मुझे एक चीज की इस बात की खुशी है कि एक प्रयास ये हो रहा है, मैच्योर डेमोक्रेसी में जैसा होता है कि मुख्य रूप से दो पार्टियां या कहें कि बहुत पार्टियों के दो गठबंधन होते हैं, जैसा हमारे अभी था पहले यूपी एनडीए। बीच में ये जो जैसे शुरुआत में थी कि नेहरू एक सोशल डेमोक्रेट रास्ता अपनाने वाले और एक जनसंघ थी, यानी राइट और सो कॉल्ड आप कहिए कि सोशलिस्ट, नॉट एग्जैक्टली कम्युनिस्ट, एक दो विचारधारा, दक्षिण पंथ और मध्य मार्ग, ये था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि राजनीति में कुछ ऐसा हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियां आती गई, उनका वर्चस्व होता गया, और एक दौर ऐसा चला, ट्रांजिशन फेज, कि वो हमारे लिए भी काफी नुकसानदेह रहा अगर ओवरऑल इंडिया के लिए देखें। और इस बात को सब मानते हैं, चाहे वो 77 रहा हो, चाहे उसके बाद का दौर हो। तो अगर एक प्रोसेस बनता है, जैसे मैच्योर डेमोक्रेसीज में बहुत ज्यादा कुल मिलाकर के दो पार्टियां होती हैं, एक आप कह लीजिए कि राइट, और दूसरा जो होता है कि एक थोड़ा सा लेफ्ट या उस तरह के कर लीजिए, या जो भी कह लीजिए उसको, कंजर्वेटिव और ये लेफ्ट ओरिएंटेड। तो अगर वो प्रोसेस शुरू होता है तो मुझे खुशी हो इस बात की होगी कि वर्तमान एनडीए या बीजेपी का एक नेशनल अल्टरनेट खड़ा हो, और वो दोनों के बीच का गैप इतना न रहे कि जो सत्ता में है उसको ये महसूस ना हो कि मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अभी सिर्फ नाम, मैंने कहा ना कि जैसे बच्चा पैदा होता है, सोहर गाया जाता है जी। बात तो इसकी होती है कि अभी जो आगे की चीजें बढ़ेंगी, अभी तो बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। केवल एक वाक्य और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, एक तरफ 300 की छतरी है, 303 या 300 की छतरी है। दूसरी तरफ अगर आपको चैलेंज में आना है तो वो छतरी कम से कम 150 की होनी चाहिए।
एक पार्टी की, वो जो 2004 में थी, 143 सीटें सिर्फ कांग्रेस की थी, लेकिन वामपंथ की गठरी उसको मिल गई। बहुत बड़ी जो हेल्प हुआ करती थी ना, आज वो वामपंथ की गठरी है, न वो तेलंगाना आंध्रा है जो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। तो सवाल इस बात का अब एक ही चीज हो सकती है, कांग्रेस की अगर छतरी 150 के करीब बनानी है तो क्षेत्रीय दलों को कुर्बानी देनी होगी। और 4 ही स्विंग स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इनको मिलाकर के करीब 210 सीटें होती हैं। इन 210 सीटों में से अगर कांग्रेस 90 या 100 सीट नहीं जीतती है तो मुश्किल है, और वो उसको 90 या 100 सीट जीतने के लिए कम से कम 200 सीट लड़ने के लिए चाहिए। कौन देगा? बंगाल में मिलेगी क्या, बिहार में मिलेगी क्या, यूपी में मिलेगी क्या, महाराष्ट्र में मिलेगी क्या? अगर इसका उत्तर नो है तो बाकी स्टेट में तो लड़ाई 2019 जैसी है, क्योंकि वहां तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। तो मेरा यही कहना है कि अभी ये देखना है कि कौन किसके लिए कितना सरकता है। क्या कांग्रेस रीजनल पार्टीज के लिए सरक जाएगी? लेकिन रीजनल पार्टीज में भी एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो 150 सीट के पास पहुंचे, क्योंकि छतरी तभी बनती है जिसके नीचे बाकी दल खड़े हों। क्योंकि कल तो आप जमीन पर लड़ने जाएंगे तो इंडिया नहीं लड़ेगा, लड़ेगी कांग्रेस, लड़ेगी समाजवादी, लड़ेगी बीएसपी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 77 नहीं है, जनता पार्टी नहीं बन रही है, जनता दल नहीं बन रहा है, एक अलायंस है। आज तक एनडीए रहा है, लेकिन बीजेपी एनडीए के नाम से नहीं लड़ने जाती, वो लड़ती है बीजेपी। जेडीयू नीतीश कुमार लड़ते थे, कोई एनडीए का उच्चारण भी नहीं करता था। तो बेसिक बात इसी पर आएगी, कौन सी पार्टी तू अपने सहयोगी पार्टियों के लिए कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार है, ये चीज है। बिल्कुल। अब एक आरंभिक टिप्पणी सतीश जी की भी ले लें। सतीश जी, ये इंडिया एक्रोनिम बनाना, संक्षिप्त अक्षर में इंडिया कहना, क्या ये सिर्फ शब्दों का खिलवाड़ है या इसके बहाने एक नया नारा गढ़ने में भाजपा विरोधी दलों को सफलता मिलेगी? देखिए, प्रयास तो वही नारा गढ़ के नैरेटिव बनाने का है, और राइम करना तो ये सब लगता है इन लोगों ने भाजपा से ही सीखी। और मैं मानूंगा कि इन्होंने अच्छा नाम दिया है, भले भारत बनाम इंडिया, इंडिया का भी अभी चलेगा, लेकिन ये भी है कि अभी इंडिया का हिंदी वाला तर्जुमा तो हुआ नहीं है, इंडिया हो गया है जी। और इंडिया सब लोग जानते भी हैं। अब ऐसा नहीं है, हमारे अब जब हमारे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ के ड्राइवर्स लोग जब अमेरिकन अंग्रेजी में गाड़ी चला रहे हैं, जो ओला उबर वाले हैं, तो सब लोग जानते हैं। एक तो बात, आपका जवाब संक्षिप्त में ये रहा। दूसरा, मैं रामकृपाल जी की बात सुना, मेरा ये मानना है कि ये चुनाव 2019 भी नहीं है और 2014 तो बिल्कुल ही नहीं। ये प्रयोग, ये भाई हमें तो लगता ही नहीं था कि ये लोग एक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बैठकें कर दी, तीसरी की घोषणा भी कर दी, एक नाम भी दे दिया। उस हिसाब से तो एक संघर्ष बनाने की कोशिश है। बात सही है कि सीट के एडजस्टमेंट वगैरह में तो बहुत दिक्कत आने वाली है इनको, लेकिन संघर्ष दिख रहा है। और विपक्षियों का एक होना, अगर कोई ये न्यूज नहीं होता तो फिर ये एनडीए की आज बैठक दिल्ली में कितने साल बाद हो रही है पता नहीं, हो रही होगी अभी, और उसमें 26 के बनाम 38 लोग बुलाए गए, है कि नहीं? आप समझिए, एक सब पर भारी का नारा चल रहा था कुछ दिन पहले तक, लेकिन विपक्ष की बैठकें इतनी भारी पड़ गई कि आपको भारी भरकम संख्या में नंबर जुटाने पड़े। तो ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ। रामकृपाल जी ने एक और बात कही, देखिए, और ये एनडीए मैं मानता हूँ कि इतने 9 सालों में, ये 9 महीनों के लिए शायद हो सकता है, क्योंकि अभी जो नैरेटिव पूरे देश में चल रहा था कि जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट है वो देश के लिए घातक है, वो ठीक नहीं है, ये बात पहले सुना है हमने। दूसरा, हमने देखा कि ये मान के चला गया कि भाई
बीजेपी एकमात्र पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश की पार्टी है, सबसे ज्यादा नंबर है, सब कुछ है उसके पास। तो अब शायद बाकी लोगों की जो मतलब मौजूदगी है वो उतनी है नहीं। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कि भले ही अब एक दल को 140-45 नहीं आए, ना आए, ये संभव शायद हो भी ना भी हो, लेकिन ये सब अगर जुट रहे हैं, जो कि जुट पाएंगे तो मैं एक न्यूज मानूंगा। अभी भी मैं नहीं मानता कि बहुत जुट गए हैं, बहुत सारे टूटे हुए लोग जुट के इधर भी प्रफुल्ल पटेल पटना दिल्ली सब कर गए, तो वो सब देखने लायक चीज होगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद पर सवाल बीजेपी और कांग्रेस वाले रह रह के अंदर अंदर भीतर भीतर करते रहे। कुछ तो बोल के करते हैं। अभी नड्डा साहब का एक बयान बहुत वायरल हो गया था बिहार में, और वहां से ये सब चीज बदल गया। देखिए कितना एकदम 180 डिग्री टर्न हो गया। क्षेत्रीय पार्टियां कब उठी? क्षेत्रीय पार्टियां तब उठी कि जब इस देश में नेहरू जी के समय डेमोक्रेसी आया, और उसमें से जो जात थे, जो रीजन थे, उसमें एस्पिरेशन बहुत बढ़ा, मांग बहुत बढ़ गई, और उस आधार पर वो पार्टियां बनती चली गई। तो इस आधार पर वो आया। ये खतरे हो सकते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन डेमोक्रेसी में एक पक्ष ये भी कहा जाता है कि अगर सत्ता का अच्छा से शेयरिंग हो और क्रॉस चेक एंड बैलेंस रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये मैं इसको बड़ा फिलोसफिकल ढंग से ऐसे देखता हूं। और इतना मैं जरूर कहता हूं कि आज किसी ने बताया कि इंडिया जो है ये नामाकरण नहीं है, बल्कि एक ये नारा है, सॉरी एक नैरेटिव है। अब उस नैरेटिव में दो शब्द डाले गए, डेवलपमेंटल, है कि नहीं? ये डेवलपमेंटल वर्ड जो है ना, मतलब हम तो समझ रहे थे कि डेमोक्रेटिक शब्द होगा, लेकिन ये डेवलपमेंटल है, बाद में सुना तो पता लगा। और दूसरा समावेशी, मतलब जो इंक्लूसिव है। ये दो शब्द हैं, और ऊपर से ये क्वाइनेज है तो बड़ा कैची। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने सीख के उनके साथ एक इस तरह का स्थिति बनाई है। तो मैं समझता हूं कि आगे से अभी अगर ये लोग कन्वीनर चुन लेते, कोई नैरेटिव बना देते, कोई सीएमपी का कर लेते, समय इनके पास कम है, लेकिन फिर भी ये दिखता है कि सब ना हो एक साथ, लेकिन एक फॉर्मिडेबल विपक्षी अलायंस काम करेगा। और इस लिहाज से ये 2019 और 2014 से काफी भिन्न चुनाव होगा। जी, बल्कि कितना भिन्न होगा ये आगे देखने की बात रहेगी, क्योंकि इस इंडिया नैरेटिव के आगे, मतलब इस बैठक के पूरे होने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में वाम दलों और टीएमसी के बीच में मतलब कैसे सीट शेयरिंग होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न एक बार फिर से खड़ा हो गया, दोनों के जिस तरह से बयान आए हैं उसको देखते हुए। खैर, उस चीज पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सतीश जी, आपको ये इंडिया एक्रोनिम बड़ा कैची लग रहा है, और रामकृपाल जी ने भी कहा कि इस नाम को लेकर बहुत बातें की जा रही हैं, लेकिन उसको दरकिनार करके इन्होंने तवज्जो दी है कि चलिए एक मंच पर सब लोग आए हैं और एक वैकल्पिक धुरी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं, और थोड़ा सा शायद यदि मेरा सवाल लंबा लगे तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन कुछ चीजें मैंने नोट की है। पहली चीज ये कि हमारा देश नियम कानून से, संविधान से चलता है, और ब्रांडिंग के भी अपने नियम कायदे होते हैं। क्या कोई पार्टी या कंपनी अपना नाम या अपने प्रोडक्ट का नाम भारत या इंडिया रख सकता है? और जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस का ही ताजा ट्वीट देखिए, पिन किया हुआ है, मतलब सबसे ऊपर दिखेगा किसी को भी, और मतलब जो भी उनके ट्विटर हैंडल पर जाएगा उनको सबसे ऊपर यही ट्वीट अभी दिख रहा है, और उसमें इंडिया एक्रोनिम इस्तेमाल किया है, और उसके नीचे इंडिया एक वर्ड के रूप में भी लिखा हुआ है, और साथ में भारत का राष्ट्रीय झंडा लगाया हुआ है, कांग्रेस वाला तिरंगा नहीं, भारत का जो 24 डंडी वाला चक्र है हमारा, अशोक चक्र, वो निशान, उस निशान के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज वहां पर उन्होंने लगाया है, कांग्रेस ने अपने ताजा ट्वीट में, जो पिंड है सबसे ऊपर दिख रहा है। फिर हमारे देश में एक संवैधानिक संस्था है, नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब क्या हम ये कहेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो देश की सबसे बड़ी न्यायिक संवैधानिक संस्था है,
क्या उसे इस नए विपक्षी गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट समझा जाएगा, बोला जाएगा, माना जाएगा? हमारे पास एक रिजर्व बैंक ऑफ मुझे इंडिया है। मुझे नहीं, देखिए क्या आपका करेंगे? सवाल वाकई लंबा हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ, मैं कानून का विशेषज्ञ तो हूं नहीं। अगर राजनैतिक रूप से अगर एनडीए वाले इस पर रिएक्ट करते हैं, अगर रिएक्ट करते हैं तो एक दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं? तो वो हम नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि देखिए एक बात जो हमें समझ में आ रहा है, हो सकता है थिन लाइन सब वकीलों से बात की नहीं की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन INDIA ये अलग अलग ये एब्रिविएशन है, ये नाम तो है ही नहीं पूरा। आप समझ रहे बात को? एक फाइन डिफरेंस में जब पहला चीज देख रहा हूं, अब इसका आशय इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट वाले करेंगे, या हो सकता है कोर्ट में मामला जाए, लेकिन इसका एक राजनीतिक पक्ष है, कानूनी पक्ष है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैंने ये कहा कि ये शब्द जो एब्रिविएशन है वो कैची है। जी रामकृपाल जी, क्या इस आड़ में कि ये सिर्फ एक्रोनिम है, शब्द नहीं है, इसके आधार पे, लेकिन जब कांग्रेस अपने ट्वीट में इस्तेमाल करती है इंडिया एक शब्द के रूप में, तमाम नारे निकाले जा रहे हैं, इंडिया जीतेगा इंडिया, जब आप इंडिया बोल रहे हैं, INDIA नहीं बोल रहे हैं, तो वैसी हालत में फिर ये सवाल क्यों नहीं उठेगा कि क्या एयर इंडिया को आपने अपनी एयरलाइन बना लिया है कि अब ये जो नया विपक्षी गठबंधन है उसकी एयरलाइन हो गई एयर इंडिया? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इस नए गठबंधन का रिजर्व बैंक हो गया? बहुत सारे चैनलों के नाम में इंडिया लगा हुआ है, तो क्या अब वो इस नए गठबंधन के चैनल समझे जाएंगे, बोले जाएंगे? और अगर मान लीजिए ये भाजपा विरोधी गठबंधन चुनाव हार जाता है, तो क्या फिर हम ये कहेंगे कि इंडिया हार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज देखिए, आपने एक सही सवाल उठाया है। हालांकि मैं सुबह से चैनलों पर था, मुझे वो ध्यान नहीं आया है कि इनका नक्शा क्या रहा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, सतीश जी सही कह रहे हैं, एब्रिविएशन है, उसके रूप में आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको एक वर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि कई चैनल्स को मैं जानता हूं जिन्होंने नाम रखा था, उनको मना कर दिया गया, उनको मिला नहीं कि आप भारत का नाम या इंडिया का नाम आप इस तरह से नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ इंडिया नाम अभी तो आधा दर्जन इसी नाम से है सर। नहीं, उसके आगे कुछ लग जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, उसके आगे कुछ लगता है, सिर्फ इंडिया नहीं। जी। देखिए वही जैसे दूसरी बात जो सतीश जी कह रहे थे कि वो भारतीय इंडियन है, वो इंडिया नहीं है। अगर कोई भारतीय कहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो वो इंडियन है, वहां हो जाता है। खैर ये चूंकि लीगल बहस का मामला है, लेकिन ये पॉइंट जो राजीव जी उठा रहे हैं इसमें वैलिड पॉइंट है। और कई बार ये जो चीजें उत्साह में कही जाती हैं तो ब्लंडर भी हो जाता है कि अभी तो जैसे है कि भारत, जैसे कहा जाता है गरीब भारत में रहता है, अमीर इंडिया में रहता है। ये आज से नहीं, ये बातें बहुत पहले से इस पर की गई है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म बनाई थी ये टेल ऑफ टू सिटीज, सिर्फ बॉम्बे के लिए। तो ऐसे ही एक मतलब टू नेशंस थ्योरी, जिसके एक ही देश में रहते हुए अमीर और गरीब। तो ये देखिए, एक इंटरप्रिटेशंस कई होंगे। एक जो मूल सवाल सतीश जी ने अभी एक बात कही थी, मैं अपनी बात, जो मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं सबके सामने। देखिए दो चीज है, ये नामकरण फलाना, ये सब चीजें तो बहुत सेकेंडरी होती है, कल को इनको लोग भूल जाएंगे। फिर वही जमीन पर जब वोट देने जाएगा, झंडा बीजेपी का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, लाल टोपी, मायावती की हाथी। देखिए फैक्चुअल तो यही होता है। और चूंकि ये पार्टियां डिसॉल्व नहीं हो रही हैं, ये पार्टियां जमीन पर हैं, तो सच्चाई, जमीनी सच्चाई वही रहेगी। दूसरी तरफ जो एक डिफरेंस, जैसा इन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट, मैं मानता हूं हर चुनाव अलग होता है, देखिए कोई चुनाव। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैं तो पैदा हुआ सन 52 में, तो इसके पहले आजादी का मुझे नहीं पता है, लेकिन सन 52 में पहला इलेक्शन हुआ, जाहिर सी बात है पैदा हुआ था तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन 60-65 के बाद का मुझे बिल्कुल सब कुछ याद है। और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड घर की होने के नाते मेरा रुझान शुरू से रहा, बचपन से ही। नेहरू जी
तक तो चूंकि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का संगठन जो था, वो संगठन ने जो कुर्बानी दी थी या जो संगठन खड़ा हुआ था, उस संगठन के चलते सन 65-64 तक नेहरू जी रहे। उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी आई, देखिए 69 में इंदिरा गांधी को लोगों ने निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने जो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ा वो पॉजिटिव था। वो पॉलिटिकल नैरेटिव था, ये नहीं था कि मुझको इन्होंने निकाल दिया, इस कांग्रेस को मैं धूल चढ़ा दूंगी फलाना। उनका नैरेटिव था गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये 3 नारे हवा में गूंजे। उसके बाद बहुत दिन नहीं हुआ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो गया 74 से में, लेकिन उन्होंने नारा क्या दिया? वो अलग सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन नारा दिया संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और देखिए वहां से आगे चीज बढ़ती है। राइट विंग ने क्या कहा? मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा नहीं था कि मस्जिद को ढाएंगे। राजनीति में पॉलिटिकल नैरेटिव से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छे दिन आएंगे, 2024 में है, मोदी को हटाएंगे। और किस लिए हटाएंगे? तो संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए। राजनीति एब्स्ट्रैक्ट का मीडियम नहीं है। राजनीति में बहुत ठोक ठाट के सीधी बात की जाती है। आप पहली बात तो यह है कि आप हराएंगे क्यों? हराने के लिए क्यों जा रहे हैं? आप कहिए कि हम सरकार बनाएंगे, उसमें इसलिए हराएंगे क्योंकि सबके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मुझे बीजेपी को हराना है तो मैं ये क्यों कहूंगा कि इसको हराना है? मैं कहूंगा कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। उसमें इंप्लाइड है बीजेपी हारेगी तभी आप सरकार बनाएंगे। लेकिन जो दिमाग में है वो निगेटिव है। और आज खड़गे जी ने जानते हैं क्या भाषण दिया है? उन्होंने कहा कि हम सरकार में पीएम बनने के लिए नहीं आए, हम संघर्ष जो कर रहे हैं वो पीएम बनने के लिए नहीं, हमें कुर्सी का मोह नहीं है। भाई मेरे, तो यही काम तो सीपीएम कर रही है 70 साल से। उसने कभी क्लेम ही नहीं किया कि उसको सत्ता में जाना है। इंदिरा गांधी कहती थी कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सत्ता में जाना है। सिंपल बात यह है कि आप राजनीति में आए हैं और सत्ता से परहेज कर कहेंगे हम तो सेवा के लिए आए हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि दूसरी बात, पहली बात तो है कि आपका एक निगेटिव नैरेटिव लेके चल रहे हैं, जनता इसको पसंद नहीं करती। दूसरा, जो आप नारा दे रहे हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। देखिए, इन नारों पर लड़ा नहीं जाता। सीधी बात है कि चूंकि आपके, जब आप फैक्ट बात करेंगे, जब नीतियों पर आएंगे तो आपके कॉन्ट्राडिक्शंस, अंतर विरोध उजागर होंगे। उससे बचने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट में चीजें, इंडिया फलाना, मैं जो कह रहा था इससे पहले भी कहा था कि देखिए असल बात ये होगी 2000, अब सतीश जी एक और बात कर रहे थे, बस एक लाइन कह के खत्म करूंगा। इन्होंने बहुत सही कहा था, मैं यूपी के संदर्भ में कह रहा हूं। यूपी में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जैसे राम, वो 2019 में फिर हुआ। पहली बार सफल रहा, दूसरी बार विफल रहा। अब आप बताइए कि यूपी में इससे बड़ा अलायंस और क्या हो सकता है? वो भी इस बार नहीं होने जा रहा है। स्टालिन के आने से अखिलेश का वोट नहीं बढ़ जाएगा, अखिलेश के तमिलनाडु में जाने से स्टालिन का वोट नहीं बढ़ेगा। ये सब केवल खुशफहमियां हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 ही पार्टियां मैटर करेंगी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी। किसका किससे गठजोड़ होगा, सबका सबसे हो चुका है। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी ये इंडिया हो गया, फलाना हो गया, इससे जो बड़ी भारी आज खुशफहमी है कि लड़का पैदा हुआ है, सोहर गाओ, 2-4 दिन बाद जरा सा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए बिस्तर पे। अच्छा रामकृपाल जी, दो एक और सवाल हैं और समय चूंकि समाप्त हो रहा है तो बहुत छोटे छोटे जवाब समझना चाहूंगा। सतीश जी, यूपीए नाम छोड़ने की इनको जरूरत क्या पड़ी? क्या पुराने दाग जो थे
उनका डर था कि वो दाग लोगों के जहन में फिर से याद रहेंगे, इसलिए कोई नया नाम रखना जरूरी हो गया है। राजीव जी, ये आप समझ रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों ऐसा रखा है, और न मुझे ये पता है कि इंडिया क्यों रखा है। बात सुनिए आप मेरी बात ये है कि एक ही लाइन में मैं जवाब दूंगा कि वो लोगों ने ये बार बार ये बात कही है कि जो है हो रहा है, तानाशाही चल रही है, ऐसे अच्छा, ऐसी सतीश जी बातें का 15 कनेक्शन तरह की टूटा है, बात कही। लेकिन ये थोड़ी कहेंगे रामकृपाल कि जी हाँ भ्रष्टाचार में बोलते हैं कि चुन चुन के लोगों को तब ये तक किया जा रहा है, तो वो जो इसी पॉइंट को कैंपेन आप आगे करेंगे। बढ़ा दीजिए कि क्या यूपीए नाम बदलने से पुरानी स्मृतियां धुल जाएंगी जनता के मन से? देखिए, बात कैसे भूल जाएंगी, भूल जाती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं भूल जाती है, लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर, आप हमारे पास से सवाल पूछ रहे हैं ना, रामकृपाल तो जी, मैं मैं ना, आपसे पूछ रहा था कि क्या ये नाम बदलने से कोई फायदा होगा इन्हें? मुझे नहीं मालूम है कि क्या होगा हाँ, या नहीं यूपीए होगा। नाम आप फिर बदलने मेरी से बात सुनिए, क्या मेरी मतलब बात सुनिए, जो मैं पुराना किसी का लोगों को प्रवक्ता लगता है नहीं कि हूँ। अच्छा ये नाम जो है मतलब लोगों को अरे भाई, मैं 2014 से प्रवक्ता पहले नहीं हूँ वाली राजीव। चीजें याद दिलाएगा, इसलिए ये फायदा नाम होगा छोड़ना या नहीं जरूरी होगा ये जरूरी हो गया। आप अरे बाकी लोगों से पूछिए ना, हमसे क्या के लिए पूछ रहे हैं? हम नहीं जानते जी फायदा रामकृपाल होगा या नहीं होगा, कौन कैसे मिलता है। मैंने इतना ही कहा है कि 2024 का चुनाव 2019 और 14 से अलग है। दूसरा, रामकृपाल जी आपसे रामकृपाल जी समझना ने चाह रहे हैं। कहा कि जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ है, बिल्कुल है, अच्छा, मैंने ठीक। ये भी ये कहा कि है इनकी प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज कहना चाहूंगा कि जब मोदी जी भी 2014 में आए थे, तो अच्छे दिन वाला जो नारा दिया गया था, वो बाद में दिया गया था। पहले उनका भी जो प्रचार था बहुत नेगेटिव था, ये यूपीए के खिलाफ था, चोर है, ये सब डकैत है, 10 लाख करोड़ का घोटाला किया है, देश को लूट लिया, ऐसी ऐसी बातें थी। हो सकता है इनका फर्स्ट स्टेज हो, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये उन्होंने फाइनल थोड़ी कहा है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, खाली मोदी को हटाएंगे, ऐसा तो बोला नहीं है। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अभी कॉन्ट्राडिक्शन कौन हटाता है पहले। अभी तो ये कह रहे थे एक एक पर सब पर भारी, तो इन्होंने 38 लिए ना, इसका मतलब मैं क्या कहूं कि 38 मजबूरी में लगे, हार गए, बैठ गए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नतमस्तक हो गए, गंभीर क्या कहते हैं, आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल गेम जो होते हैं, जब जैसा तब तैसा होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बात है कि इस बार चुनाव में संघर्ष की स्थिति नजर आ रही नहीं। मैं मुझे मुझे अभी लगता है, मैं आपके चैनल पे ही कह देता हूं, हो सकता है जी कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 400 सीट ले जाए। बात चल रही थी बीच में, कई कुछ लोग कहते थे कि 350 सीट, इस बार तो 400 पार। तो कहने की बात और है, और जो जमीन पे चीजें हैं वो थोड़ी बात अलग है। और जी ऐसा नहीं है कि जब 1977 और 89 में एक नैरेटिव बना था और बहुत गूंज हो गई थी, और सब पार्टी ऐसी बिखरी हुई थी, ऐसे ही थी बिखरी हुई। हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन वो चीजें, उदाहरण हर चीज के मौजूद रहते, कौन कैसे इसको सजा के अपने लिए बुनाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई, हम इस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं कि एनडीए में आज 38 लोगों को बुलाया तो गया, जी मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। विपक्ष वाले तो लगातार कोशिश कर रहे थे, ये आपस में इनके इतने कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं, अभी भी हैं, बहुत ज्यादा हैं। लेकिन चलिए, मैंने तो कहा ना कि अगर पावर बैलेंस रहती है, सारी शक्तियां जो है सो एक सामुच्य में और एक प्रोपोर्शन में रहती हैं, तो मैं देश, जो हमारा विविधता वाला देश है, उसके लिए मैं इसको अच्छा मानता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा रामकृपाल जी, एक तो सवाल यही कि जो आप कह रहे जिस पर अभी सतीश जी से मैंने पूछा कि क्या यूपीए का नाम जो है वो थोड़ा मतलब लोगों को पुराने दिनों की, मतलब 2014 से पहले के दिनों की याद दिलाता है, इसलिए ये नाम बदलना जरूरी हो गया था। और दूसरी चीज कि ये जो अब लड़ाई आगे होगी, क्या वो 26 बनाम 38 की होगी, या ये लड़ाई रहेगी 26 पार्टियां बनाम 56 इंच? देखिए, एक चीज जैसा सतीश जी कह रहे थे कि मैं एक बात याद दिला दूं आपको। मोदी जी 2014 में जीते थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, सरकार चलाने के लिए तो मुझे बहुमत मिल गया है, लेकिन देश चलाने के लिए मुझे सबका साथ चाहिए। याद कीजिएगा इस बात को। एक मतलब, और उसके बाद
क्लियर कट बहुमत होते हुए सरकार चलाने की स्थिति में भी बीजेपी रही, फिर भी उसने जिनके जिनके साथ था उनको सत्ता में रखा। वो अलग बात है, डिफरेंसेस होते हैं, लोग जाते हैं, छोड़ के आते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, ये बताइए 2014 में, मैं 13 और 12 की बात छोड़ देता हूं जब वो गुजरात में जीते थे, 2014 में जीते, 17 में जीते, 22 में जीते, अभी अभी जो 22 हुई है। अब ये बताइए कि 22 तक जो वोटर मोदी की, जो 14 से लेकर के 22 तक जो मतदाता इंटैक्ट खड़ा रहा यूपी ये बीजेपी के साथ, वो सिर्फ इंडिया शब्द से वापस चला जाएगा। मतलब मुझे आश्चर्य है। तो देखिए 22 में तो, अभी 23 में तो कुछ महीने ही हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि सीधी सीधी एक बात है कि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब यूपीए क्यों उन्होंने नहीं रखा, यूपीए तो एक छोटा सा शब्द था, अच्छा भी था, लेकिन अब उनकी मर्जी है। तो मुझे लगता है इन शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होता। और एक आखिरी बात कह रहा हूं, सतीश जी ने कहा 77 वाला, मैं 88 में बंगलौर में था जब जनता दल का जन्म हुआ। ठीक यही स्थिति थी उसी बेंगलुरु में। फर्क इतना था कि वो सारी पार्टियां इकट्ठा हुई थी कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी उसमें नहीं थी, लेकिन बीजेपी जनता दल के साथ ही थी, सपोर्ट में ही थी। आज फर्क इतना है कि आज कांग्रेस है, वो सब बीजेपी के जा रहे हैं। 88 में सब इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज 7 जनता दल है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो भी प्रयास है ऐसे ही हो जाएगा, वो तो दल पार्टी बन गए थे। यहाँ तो एक गठबंधन का सिर्फ नाम है। जी, अंत में एक छोटी सी चीज और आपसे समझना चाहूंगा, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से यूपीए में जो 26 दल शामिल हुए हैं, उनमें से 11 पार्टियां ऐसी हैं जिनका आज की तारीख में कोई सांसद है नहीं, और वही हाल आपको एनडीए में भी दिखता है। वहां भी 38 पार्टियां जुटी हैं, लेकिन उनमें से 25 ऐसी हैं जिनका कोई सांसद इस समय नहीं है। तो ये मतलब हम 26 हैं, हम 38 हैं, ये सब नंबर बढ़ाने वाला गेम चल रहा है क्या? सिर्फ ये जनता के बीच में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, हमारे पास ज्यादा पार्टियां हैं तो हमारे पास ज्यादा पार्टियां हैं। देखिए, मैंने एक बात, बहुत बार मैंने ये बात चैनलों पर कही है कि हिंदुस्तान में एक बात समझिए, राइट वर्सेस रेस्ट। अगर राइट अकेला है और रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट के लिए हम बहुत मुश्किल होगी। लेकिन आज की तारीख में जो डिवीजन है वो रेस्ट डिवाइडेड है। अब उसमें रेस्ट में जैसे उन्होंने अभी क्या किया, पटना में 16 पार्टियां हैं, 14 पार्टियां जो भी रही, अब वो दिखाने के लिए 26 चले गए। उसमें अगर आप उठा के देखेंगे तो 6 पार्टियां तो सिर्फ केरल की हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे एक वोट नॉर्थ इंडिया में न बीजेपी को मिलेगा न किसी को मिलेगा, न कटेगा। तो एक जो है ना, ये दिखाने की एक कोशिश है कि भाई तुम्हारे पास अगर 26 है, तुम्हारे पास 38 है। मतलब ये डिवीजन राइट और लेफ्ट का नहीं है। अगर रीजनल पार्टीज कांग्रेस के साथ खड़ी हैं या उधर खड़ी हैं, तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज, रीजनल फोर्सेस बीजेपी के साथ भी, तो पड़ला भारी है। वो स्थिति नहीं है कि बीजेपी अछूत है और बाकी सब इकट्ठा हो रहे हैं, वो स्थिति नहीं है जो 77 में जो जैसे जेपी ने की थी कि कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई थी एक्सेप्ट सीपीआई या सीपीएम, शायद सीपीएम न्यूट्रल थी, सीपीआई कांग्रेस की तरफ थी। जी, लेकिन इस 26 बनाम 38 के खेल में ये तो कहीं पे शायद अब लग रहा होगा ना कि भाजपा को भी कहीं पे कोर्स करेक्शन करने की जरूरत महसूस हुई। उसे ये लगा कि ये बात लोगों के मन में जा रही है कि भाजपा अपने गठबंधन को बचा करके, बना करके नहीं रख पाई है। ये मैसेज कहीं जा रहा था कि एनडीए में अब कोई बचा नहीं, इसलिए अब ये दिखा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास भी 38 हैं। देखिए राजीव जी, एक बात, जब लोग बहुत बहस चैनलों पर करते हैं तो सब ये कहते हैं फलाना छोड़ के गए, फलाना छोड़ के आए, ढिकाना छोड़ के गए, ढिकाना छोड़ के आए। मैं एक सवाल पूछता हूं, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने
तो क्या सारा पुलिस वो अलग से अपनी पुलिस लेके आए थे? अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपने आईएएस अधिकारी लेके आए थे? होता क्या है, वही लोग रहते हैं, वही करप्ट लोग थे, वही तमाम लोग थे। डिपेंड करता है लीडरशिप पर। हमेशा एक लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है, करंट स्ट्रेंथ CS टू DS, यानी करंट स्ट्रेंथ से डिजायर स्ट्रेंथ तक ले जाना। आप जैसा काम चाहते हैं वैसा वो बंदा करेगा कि नहीं? उसी योगी ने उसी करप्ट ब्यूरोक्रेसी से, उसी गुंडा पुलिस से, उसी भ्रष्ट लोगों से काम लिया ना, काम ले रहे हैं। तो हमेशा एक बात जानिए कि ये लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो लीडर है। तो ये कहना कि 26 और 28, मैं हमेशा कहता हूं कि एक जो इन्होंने आज, और बता दूं, कांग्रेस आज जो शब्द इंडिया किया गया है उसमें जो डेवलपमेंटल शब्द है ये इमरजेंसी में प्रयोग हुआ था। मैं बता दूं आपको, मैं उसका भोगी हूं। डेवलपमेंटल जर्नलिज्म किया गया था कि अब वही कॉपी छपेगी जिसको सरकार उसको देख करके जो भेजेगी वही खबर छपेगी, वही टीवी पर जाएगा जो खबरें देखी जाएंगी। जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है। आप विकास की बातें कीजिए, निगेटिव चीजें मत लिखिए, पॉजिटिव। सरकार जो काम कर रही है, अनुशासन पर्व है, ट्रेनें समय से चलने लगी, ये डेवलपमेंटल जर्नलिज्म था। आज वो डेवलपमेंटल शब्द फिर मैं देख करके थोड़ा सा मुझे मतलब चिंता तो नहीं, लेकिन हाँ इमरजेंसी की याद आ गई। दूसरा शब्द है इंक्लूसिव। जब आप इंक्लूसिव कह रहे हैं तो मोदी जी वो दिखा रहे हैं कि देखो भाई, तुम 26 को इंक्लूसिव कर रहे हो, मैं 38 को इंक्लूसिव कर रहा हूं। तो कोई भी पार्टी चाहे कितनी ताकतवर हो, दिखाने के लिए करेगी कि वो बहुत पॉपुलर है। और मोदी जी की काम करने की स्टाइल आप जानते ही हैं। जैसा मैंने खुद कहा, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि बहुमत के लिए तो मेरी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा, सरकार चलाने के लिए मुझे बहुमत मिल जाएगा, ये मैं जानता था, लेकिन देश चलाने के लिए मुझे सबका साथ चाहिए। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो ये 26 बना मरते से। बिल्कुल। तो चलिए, अब एक दिलचस्प मोड़ की तरफ हमारे देश की राजनीति जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे जैसे ये लोकसभा चुनाव करीब आता जाएगा, वैसे वैसे ये राजनीतिक गहमागहमी और ये राजनीतिक गर्मी और बढ़ती जाएगी, और भी मुद्दे आते रहेंगे, समय समय पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज की चर्चा के लिए आपने समय निकाला रामकृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।